नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में और मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो हम सबसे जुड़ा हुआ है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं चाहता कि उसके एक चमकदार स्किन हो, ग्लोइंग स्किन हो, चेहरा बेदाग हो, एक अच्छी हेल्दी स्किन हो। और इसके लिए वो हर वो चीज़ करना चाहता है जो वो कर सकता है। लेकिन कैसे मिलेगी आपको ये बेदाग स्किन और क्या कुछ कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन भी ग्लोइंग हो? ये इसी सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चांदी जान गुप्ता, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और हम इनसे जानेंगे कि एक ग्लोइंग स्किन, हेल्दी स्किन कैसे पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। लेकिन सबसे पहले शुरू करें उससे पहले मुझे ये समझा दीजिए कि ग्लोइंग स्किन, हेल्दी स्किन, ये क्या डिफरेंस है? ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो ग्लोइंग स्किन और हेल्दी स्किन में ये डिफरेंस है कि जो ग्लोइंग स्किन है वो आती है ज़्यादा पानी पीने से, या फिर जिसको आप बोल सकते हैं वेल हाइड्रेटेड स्किन। दैट कैन हैपन विद वाटर, विद जूस, विद सूप, any form of fluids if you're having gives you a glowing skin, because skin is 80% water. Okay, now healthy skin is when you're happy, when you're stress free, when you're living in an environment which is pollution free, when you're having your proper supplements, okay, when you're using a good skincare routine, that's when we call it a healthy skin. अच्छा, तो ये अंतर हो जाता है हेल्दी और ग्लोइंग स्किन में। तो एक इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको ये कहेगा कि नहीं, मुझे ग्लोइंग स्किन नहीं चाहिए। Absolutely. तो लोग आपके पास जब आते हैं तो वो क्या कहते हैं? जब लोग हमारे पास आते हैं तो यही बोलते हैं कि हमें गोरा बना दीजिए। इंडिया में तो एक ही मिथ है, बस फेयर स्किन इज द बेस्ट स्किन, सो दे वांट टू लुक फेयर। शादी आ रही है, फेयर कर दीजिए, दाग धब्बे बिल्कुल हटा दीजिए। दिस इज व्हाट दे से। दे वांट टू ग्लो, दे वांट टू लुक फेयर। तो फॉर दैट मेनी ट्रीटमेंट्स हैव कम अप दीस डेज, जिसमें से कि एक का नाम आपने सुना होगा, ग्लूटाथियोन। सो पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग ग्लूटाथियोन ड्रिप्स, ग्लूटाथियोन टैबलेट्स, you know, they have started applying glutathione face wash. ये क्या होता है? इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सकें आप तो। सो ग्लूटाथियोन एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी पिगमेंट बनता है, जिसको मेलानिन बोलते हैं, उसको सिंथेसिस को रोकता है। सो जहाँ जहाँ पे मेलानिन बनता है वो वहाँ पर स्टॉप ब्रेक लगा देता है, सो दैट मेलानिन कम फॉर्म हो और आपका स्किन टोन जो भी अभी प्रेजेंट स्किन टोन है उससे थोड़ा सा लाइट दिखाई दे। यानी अगर कोई सांवला है वो थोड़ा सा फेयर दिखेगा पहले के मुकाबले, बहुत थोड़ा सा। देयर इज माइनर चेंज, सो इट हेल्प्स इन glowing your skin better, it helps you brighten your skin better, but there won't be any major change. Genetics will remain genetics. लेकिन स्किन टोन में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। लेकिन ये तो फिर दवाइयाँ और ड्रिप्स जैसा आप कह रही हैं उससे थ्रू होगा, उसी के थ्रू होगा, बिल्कुल। और ये कितना कॉस्टली अफेयर है? So it is a costly affair. Per session price somewhere lies between 8,000 to 12,000 per session. Yes. IV, if we talk about IV drips. Yes. और टैबलेट और कैप्सूल? और टैबलेट्स का मंथली पैक इज अराउंड 4,000. बट ये तब लेना है जब आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया है। एब्सोल्युटली, अपने आप नहीं लेना है। अभी लोग अपने आप ही यूज करने लग गए ग्लूटाथियोन, तो ठीक है, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं आएगा, बट आने को आ भी सकता है। क्या किस तरह का? क्योंकि मेरे को ये एक चीज सबसे ज्यादा मैंने देखी है लोगों में कि लोग अपने आप से ना रील्स में देखते हैं या कहीं देख लिया, किसी से सुन लिया और जाके वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। कितना नुकसान दे सकता है? नुकसान तो बहुत दे सकता है। इट इज यूज्ड टू यंगिफाई योर लिवर। सो बेसिकली ग्लूटाथियोन का ये साइड इफेक्ट है टू बिकम फेयर। इट इज यूज्ड फॉर सम अदर कंडीशन, जैसे लिवर सिरोसिस का आपने नाम सुना होगा। ग्लूटाथियोन उसके लिए यूज होता है। इट इज अ मेडिसिन फॉर लिवर सिरोसिस। इट यंगिफाइज योर लिवर। उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि वो स्किन लाइटनिंग करता है। वो साइड इफेक्ट इज यूज्ड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट टू ट्रीट देयर पेशेंट्स इन विच दे कैन मेक देम फेयर, लुक लिटिल बिट फेयर। Okay, as a side effect, it can lead to shock syndrome. ठीक है, there can be drug reaction, bad drug reaction, wherein you can faint, wherein you can vomit, where you can have lot of headache, you can go into anaphylactic shock. So ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, इसलिए लोगों को ध्यान से डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ऐसी कोई चीज स्टार्ट करनी चाहिए। और जब आप देते हैं तो आप लोग क्या चीजें देखते हैं? हम पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं पेशेंट का, थोड़ा सा ड्रग इंजेक्ट करके देखते हैं इंट्राडर्मली। अगर हमें कोई रिएक्शन आधे घंटे में नहीं मिली तो आधे घंटे बाद ही हम ड्रग को चढ़ाना शुरू करते हैं। और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसको कितना देना है। बिल्कुल। डॉक्टर, हर कोई चाहता है कि ना उसका चेहरा एकदम क्लीन हो, कोई पिंपल, कोई भी चीज, पिगमेंटेशन और ये सब ना हो, तो क्या करना चाहिए लोगों को? उसके लिए अगेन आपका खान पान अच्छा होना चाहिए। सबसे स्किन को अच्छा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन, नंबर 1। नंबर 2 इज यू आर हैविंग एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट। जितने भी कलर्ड वेजीज हैं, कलर्ड फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, इफ यू आर कंज्यूमिंग दैट, स्किन आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी।
इफ यू आर हैविंग एटलीस्ट 9 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, स्किन आपकी अच्छी हो जाएगी। प्लस स्किन के सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन सी है, नियासिनामाइड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप दीज थिंग्स विल चेंज। ड्राई स्किन के लिए हम कुछ अलग सप्लीमेंट्स देते हैं और ऑयली स्किन के लिए हम अलग सप्लीमेंट्स देते हैं। अगर आप वो सारे सप्लीमेंट्स अच्छे से ले रहे हैं तो देयर इज नो डाउट दैट यू विल हैव अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन। लेकिन ये स्किन टाइप्स डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल। तो फिर उनके लिए तो अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, खाने के, पानी पीने के। एब्सोल्युटली नहीं, खाना पानी पीने के तो कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं है। खाना तो कितना आप कैसे भी खा सकते हो। तो ड्राई स्किन है तो ऑब्वियसली शायद ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, थोड़ा 9 लीटर्स तो पीना ही पड़ेगा। फॉर ऑयली स्किन मे बी यू नीड ओनली 7 लीटर्स ऑफ वाटर, बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। द मेन चैलेंज कम्स व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि सिरम्स हैं, क्रीम्स हैं। अगर अब आपने ऑयली स्किन वाली जो आपकी क्रीम है वो आपने ड्राई स्किन पे लगा दी, देन यू माइट लैंड अप इन पिंपल्स। एंड इफ यू आर यूजिंग ड्राई स्किन वाली क्रीम ऑन ऑयली स्किन, then again it may just worsen the oiliness of the face. So you have to check with your doctor पहले की क्या स्किन टाइप है आपका और उसके बाद क्या प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। आपके पास ऐसे कोई पेशेंट आते हैं जिन्होंने अपनी स्किन टाइप के समझे बिना हाँ प्रोडक्ट्स यूज किए और रोज उसके आते side हैं, effect? रोज आते हैं ऐसे प्रोडक्ट ऐसे पेशेंट्स रोज आते हैं जिनके फेस पे एक भी पिंपल नहीं बचा होगा, बट वो ऑयली के ही प्रोडक्ट्स लगाते चले जा रहे हैं और उनकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो जाती है, या वो बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के रेटिनॉइड्स यूज करे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, and then their lips are chapped, their eyelids are broken, you know, the skin is coming out, पूरी एक्सफोलिएट हो रही होगी स्किन, बट दे थिंक कि ये हमें 10 साल पहले एक डॉक्टर ने लिखा था, ये तो हम अभी तक खा रहे हैं। देन यू हैव टू काउंसिल देम कि 10 साल तक नहीं खा सकते आप एक एक मेडिसिन। ये जब इस तरह के पेशेंट आते हैं तो आप सबसे पहले क्या पता करते हैं, उनके बारे में हिस्ट्री कैसे पता करते हैं, क्या क्यों प्रॉब्लम हुई होगी? सो हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि आपको कब से दिक्कत है, आपने इसके लिए क्या इलाज किया, आप कहाँ जाके इलाज करा, आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन है क्या, पुराना प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ। अगर उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया होता, आजकल तो मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं यूट्यूब देखा था, उसमें एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी थी, उसने ये प्रोडक्ट लगाया था तो हमने लगा लिया, यू नो, विच इज वेरी वेग। अब यूट्यूबर की स्किन टाइप क्या है और आपकी स्किन टाइप क्या है, इसमें तो डिफरेंस है ना। और उसने शायद एक्सप्लेन भी ना किया होगा, और उसने एक्सप्लेन भी नहीं किया होगा कि आप ड्राई है तो आप ये यूज करो, एंड इट गोज इनटू एक्सेसिव ड्राइनेस देन। तो फिर किस तरह से आप बाद में जब इनको ट्रीट करते हैं तो क्या समझाना पड़ता है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्किन टाइप है? सबसे इम्पोर्टेंट हम उन्हें ये समझाते हैं कि 3 हफ्ते बाद आपको फॉलो अप करना है हमारे साथ। हम जो भी स्किन केयर आपको दे रहे हैं, वी वांट यू टू कम बैक टू द क्लिनिक आफ्टर 3 वीक्स सो दैट वी आर एबल टू सी द चेंज इन योर स्किन, सो दैट वी आर एबल टू नो इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंज यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स। बिकॉज जरूरी तो नहीं है ना कि एकदम से आपको सारे प्रोडक्ट सूट करेंगे, इट टेक्स टाइम। वी ऑल्सो काउंसिल कि 3 महीने का टाइम लगेगा रिजल्ट्स आने में, तो हैव पेशेंस। अब आपने प्रोडक्ट्स की बात की, लोग यूज भी कर रहे हैं बिना जाने कि स्किन टाइप क्या है और कितना यूज करना है और करना भी है या नहीं। तो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो तो ये कभी नहीं बताते कि ये इस टाइप स्किन के लिए है या इसके लिए है, ऐसा करने के लिए है। Some brands I would say are telling this कि बहुत कम। for your बहुत कम, but which is negligible, yes. So वो लोग तो नहीं बताते, हमें ही उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपको कब तक कौन सी चीज यूज करनी है। जैसे कुछ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स आती हैं, उसमें से एक कंपोनेंट होता है हाइड्रोक्विनोन। अब उसे 3 महीने से ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते, तो हमें पेशेंट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डराना पड़ता है कि आप इसे 3 महीने से ज्यादा यूज करोगे तो कुछ और भी हो सकता है, आपको रिएक्शन आ सकती है या पिगमेंटेशन परमानेंट हो सकता है, बिकॉज एक पॉइंट के बाद वो स्किन के अंदर ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। सो यू हैव टू टेल कि 3 महीने के बाद प्लीज कम बैक, बिकॉज सम पेशेंट दे टेक द मेडिसिन एंड दे वैनिश एंड दे कम आफ्टर 1 ईयर, जब चेहरा खराब हो जाता है। बहुत ही एक फेमस क्रीम थी मार्केट में जिसका नाम अभी रिसेंटली चेंज किया है, आप जानते हैं। समझिए। तो उस क्रीम से तो इतने रिएक्शंस आते हैं कि आई थिंक 10 पेशेंट्स उसी के होते थे रोज। लेकिन लोग लेते थे ना वो, लोग स्टिल दे फेयर होना है, बिकॉज़ फेयर होना है, फेयरनेस इज अ टैबू इन इंडिया। और मॉइस्चराइजर्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि मॉइस्चराइजर भी हर स्किन के लिए अलग अलग होता है, उसमें लिखा भी शायद कई बार होता है लेकिन समझ नहीं पाते। मॉइस्चराइजर्स हर स्किन के लिए डिफरेंट होते हैं। आपको ऑयली के लिए हमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं और आपके ड्राई स्किन के लिए हमें कुछ और देखना पड़ता है। इनफैक्ट पाम्स एंड सोल्स के लिए भी अलग क्रीम्स आती हैं। मुझे नहीं पता था। Yes, so there are urea based creams which are available for palms and soles. तो जो आप बॉडी पे क्रीम लगा रहे हो वो हाथ पैरों में नहीं लगाई जाती। हाथों के लिए और पैरों के लिए क्रीम्स अलग होती हैं, फेस के लिए क्रीम अलग होती है। सो इट्स ऑल डिवाइडेड। लेकिन लोगों को
पता है कि मतलब मैं आपको बता दूं, लोगों को मॉइस्चराइजर लगाते हुए देखा मैंने कि बहुत सारा मॉइस्चराइजर लिया और वाइट कर दिया एकदम स्किन को। ऐसे लगाया जाता है मॉइस्चराइजर? जी नहीं, मॉइस्चराइजर लगाने का सही तरीका है कि जब आप नहा रहे हैं, नहाने के बाद 3 मिनट के अंदर अंदर जब बॉडी हल्की सी मॉइस्ट होती है, आपने स्किन सुखाया, कभी भी बहुत रब करके नहीं सुखाना, पहली बात तो डैब डैब किया बॉडी, एंड देन विद इन 3 मिनट्स यू हैव टू अप्लाई द मॉइस्चराइजर ऑल ओवर योर बॉडी। एंड अगेन यू हैव टू कीप 3 बॉटल्स ऑफ मॉइस्चराइजर इन फ्रंट ऑफ यू, फेस अलग, बॉडी अलग, पाम्स एंड सोल्स अलग। यानी 3 मॉइस्चराइजर्स चाहिए होंगे अगर आपको अपनी बॉडी को मॉइस्ट रखना है। Exactly. लेकिन अगर इंडिया में कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है, हर Yeah. कोई कॉस्ट देखता है हर चीज Yeah. की, तो नहीं हो पाता, तो कैसे करे? तो कैसे करें? तो जो बॉडी का मॉइस्चराइजर है वो आप पाम्स एंड सोल्स पे लगा सकते हैं, बट उसकी उतनी इफेक्टिव मॉइस्चराइजेशन नहीं होगी एज कम्पेयर टू पाम्स एंड सोल्स वाली क्रीम की। एंड इफ यू टॉक अबाउट कॉस्ट सेंसिटिविटी, देन ऑल द क्रीम्स आर अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस ऑल्सो। यू जस्ट नीड टू नो विच वंस टू अप्लाई वेयर। Okay. I'm not saying कि they are very expensive, they are very cost minimal. ठीक है डॉक्टर साहब, एक सनस्क्रीन, क्योंकि अब गर्मियां आ रही हैं Yeah. और लोग बाहर निकलेंगे तो सनस्क्रीन लगाते हैं, कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट होता है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पे SPF 15, 30, 90, 60 इस तरह लिखा होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन Right. लोग ले लेते हैं। So अगर हम सनस्क्रीन्स की बात करें, सनस्क्रीन्स का इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको 30 मिनट पहले ही लगाना है। जी. मतलब घर से निकलते वक्त 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाकर बाहर निकले, एकदम से सनस्क्रीन लगाया हुआ काम नहीं करेगा। ओके। दूसरी बात ये है कि अगर हम SPF की बात करें तो उसमें जो 50 SPF सनस्क्रीन है वो मैक्सिमम सनरेज ब्लॉक कर देती है ऑलरेडी। इसके आगे जो 70, 80, 90% क्लेम करते हैं, ये सारा एक मिथ है, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। लिखा होता है प्लस 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 होता है UVA रेज के लिए, वो इट्स इम्पोर्टेंट। आप UVA रेज ब्लॉक करने वाला प्लस 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 वाला ही सनस्क्रीन लें, लेकिन 50 SPF से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग जो 15 या 30 लिखा 30 हुआ वाला लिखे, तो वो क्या गलती उसमें कर रहे ये हैं? है कि उसमें वो कुछ जैसे 94.6% तक ही सनरेज ब्लॉक करेगा 30 SPF, उससे ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन वो भी तब जब आप कह रही हैं कि 30 मिनट्स पहले, यानी वो घर भी से 30 निकलने मिनट्स से पहले, पहले। बिल्कुल, वो भी 30 मिनट्स पहले। और अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितना लगाना है। हाँ, मैं उस पे आने सनस्क्रीन वाला कितना था। लगाना है। सो फेस एंड नेक को अगर हम बात करें तो 1 फिंगर टिप यूनिट, 1 फिंगर टिप यूनिट होता है इस यहाँ से लेके यहाँ तक। सो 1 फिंगर टिप यूनिट यू हैव टू यूज फॉर योर फेस एंड योर नेक। या फिर और उसमें बात करूँ कॉमन टर्म्स में तो 1 टीस्पून, ओके 1 टीस्पून सनस्क्रीन फॉर फेस एंड नेक बोथ, ओके इतना आपको रोज लगाना है। और वो भी 30 मिनट पहले जब आप घर से निकलने वाले हैं तब। बिल्कुल, और दिन में 3 बार। और इसमें स्किन टाइप देखना पड़ता है, सनस्क्रीन में भी स्किन टाइप देखना पड़ता है, यस। तो वो कैसे डिसाइड करेगा? अगर मान लीजिए किसी की ड्राई स्किन, हाँ. तो उसके लिए कुछ अलग से होता है, लिखा होता है प्रोडक्ट्स पे? नहीं। प्रोडक्ट्स पे लेमैन को समझ नहीं आएगा बिकॉज दीज आर ऑल केमिकल कॉम्पोजिशन। तो केमिकल कॉम्पोजिशन तो डॉक्टर ही रेकमेंड आपको कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी सनस्क्रीन आती हैं जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए होती हैं, बहुत सारी ऐसी सनस्क्रीन आती हैं जो ड्राई स्किन के लिए होती हैं। तो सनस्क्रीन हमेशा एक कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन। एक्ने वालों को केमिकल सनस्क्रीन लगाना चाहिए और ड्राई स्किन वालों को कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए बिकॉज उनकी स्किन ज्यादा प्रोन होती है सन से डैमेज होने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन टाइप सनस्क्रीन और जो केमिकल सनस्क्रीन मैं बात कर रही हूँ, ये बेटर रहता है कि अगर आप किसी डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें, बिकॉज मार्केट तो इज फ्लडेड विद सनस्क्रीन। हाँ, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, अगला आदमी तो पहले कॉस्ट देखता है, बिल्कुल, फिर वो देखता है कि कितना है, 50, 30 और अपने हिसाब से ले लेता है। और हाँ. फिर तो रील्स जो मदद करती हैं उसकी वो करती हैं। वो करती है। बिल्कुल। उससे कितना नुकसान होके आता है? कभी आता है ऐसा कोई केस? बहुत नुकसान होके आता है, सन बर्न लेके आते हैं लोगों को सही तरीका नहीं पता सनस्क्रीन लगाने का। मैं अभी आपको मेंशन कर रही थी कि दिन में 3 बार सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सो आपने जो ये 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाई है, ये 2 घंटे तक ही काम करती है। उसके बाद उस 2 घंटे के बाद आपको फिर से रिपीट करनी है। लेकिन उससे पहले चेहरा धोना पड़ेगा? नहीं धोना नहीं है, आप फिर से लगाइए। उसके बाद 2 घंटे फिर करने के बाद 2 घंटे फिर लगाइए। सो इस तरह से आपकी पूरी दोपहर निकल जाएगी और शाम को तो सनस्क्रीन की जरूरत ही नहीं है। और लोग जो इस समय घूमने निकलेंगे उनके लिए तो बहुत जरूरी टिप है। बिल्कुल। लेकिन अब आपने एक एक्ने की बात की, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम खासकर टीनेज से शुरू होती है, रहती है 30s तक में। ये क्यों होती है? सो एक्ने इसलिए होता है कि जो आपके जो फेस पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, बेबी हेयर्स जो हमें दिखते नहीं है ज्यादातर लोगों में, उसका इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया से और हमारी स्किन जो है वो हाइपर केराटिनाइजेशन करने लगती है। मतलब इसका कोई हिंदी टर्म नहीं है, बट केराटिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इट्स अ मेडिकल टर्म, जिसकी वजह से वो एरिया क्लॉग हो जाता है और वहां पर एक व्हाइट हेड बनता है। ठीक है। व्हाइट हेड के बाद वो ब्लैक हेड बनता है। मतलब कवर्ड होगा तो व्हाइट हेड दिखेगा, खुलने के बाद वो ब्लैक हेड बनेगा, उसे हम कोमेडॉन भी बोलते हैं।
और उसके बाद वहाँ पे पिंपल बन जाता है क्योंकि वो बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाता है। सो एक्ने ऐसे बनता है। कुछ लोगों की बॉडी में ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स बहुत एक्टिव होते हैं। मतलब अगर हर एवरीवन प्रोड्यूसेस ऑयल, हम सबकी स्किन में ऑयल ग्लैंड्स हैं, कुछ लोगों के हाइपर एक्टिव होते हैं वो ग्लैंड्स। व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव ऑयल, दैट ऑयल एक्ट्स एज अ रिच मीडियम फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो। और ये क्यों होता होगा? उसके एक्सेसिव क्यों होता है? ऑयल क्यों होता है? खाने की टेंडेंसी वजह है से लोगों या की, स्किन टाइप ऐसे? खाना भी एक वन फैक्टर है, बट कुछ लोगों की जेनेटिक्स है। मदर को एक्ने थे, बच्चे को भी एक्ने आए, यू नो, इट कम्स इन फैमिली। समटाइम्स जेनेटिक्स, समटाइम्स इनबॉर्न, नया नया शुरू हो गया है, हमारी ऑयली स्किन है, बस ऑयली स्किन है तो ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? अगर ऑयली स्किन की बात करें, एक्ने की बात करें, तो एक्ने के लिए कई सारे तरीके हैं ट्रीट करने के। पहला तरीका है कि बहुत मिनिमल एक्ने है, ग्रेड 1 एक्ने है, तो हमने आपको क्रीम लगाने के लिए, जेल लगाने के लिए दे दिया, एक एक्ने प्रोन सनस्क्रीन दे दी, काम खत्म। थोड़ा भी ज्यादा पस वाला एक्ने आ गया, मतलब पूरा पस्चूल बन गया है फेस पे, तो हमें खाने की दवाई देनी पड़ती है, कुछ एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी पड़ती है अलोंग विथ लगाने की दवाई। एंड वी हैव टू गिव अ प्रॉपर स्किन केयर रेजिमेन। फेस वॉशेज आते हैं विच इज बेस्ट फॉर ऑयली स्किन, तो ऑयली स्किन में वो ऑयल प्रोडक्शन कम कर देते हैं, ठीक है। सनस्क्रीन भी ऑयली वाली दे दी, मॉइस्चराइजर भी ऐसा दे दिया जो जेल बेस्ड है, जो इवेपोरेट हो जाएगा और एक्टिव इंग्रेडिएंट स्किन पे छोड़ देगा। इस तरह से हम एक्ने ट्रीट करते हैं। और बहुत ही सीवियर एक्ने है तो उस केस में एक और हाई ग्रेड की मेडिसिन होती है, वो देते हैं। और अदरवाइज लेजर्स, केमिकल पील, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है एक्ने से। हाँ, मैं इसलिए आपसे छुटकारा पाने मैंने का। कई लोगों के देखा चेहरे पे एक्ने, गालों पे दोनों साइड पे भर गया, डॉक्टर ने ट्रीट किया, बाद में पीलिंग कराया लोगों ने। ये पीलिंग क्या होता है? सो एक्ने के लिए एक स्पेसिफिक पील होती है, सैलिसिलिक एसिड पील। सो वो फर्स्ट ऑफ ऑल घर पे नहीं करना है, डॉक्टर से ही कराना है, बिकॉज हम जो भी बातें कर रहे हैं ये एज अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ मैं बात कर रही हूँ। सो वो सैलिसिलिक पील एक परसेंटेज में आती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन एसिड होता है जो कि पेशेंट के फेस पे लगाया जाता है और सुपरफिशियल स्किन उसकी डैमेज कर देते हैं, ताकि जो एक्ने है, एक्ने की वजह से जो पिगमेंटेशन आया है वो सारा वहां से हट जाए और न्यू स्किन आ जाए। यानी ऊपर वाली स्किन को हटाया जाता है। ऊपर वाली स्किन को हम केमिकली डिस्ट्रॉय करते हैं और उसमें न्यू स्किन आती है विच इज फ्रेश, रिजुविनेटेड एंड यू नो टेक्सचर फ्री एंड नाइस। सो लेकिन एक सेशन से नहीं होता, अगेन आपको इसके मल्टीपल सेशंस लेने होते हैं, which for which you have to come once in a month. Okay, so once in a month you go to the doctor, get the peel done and you get good results. और ये उनके लिए जिनको बहुत सारे एक्ने? नहीं, this starts from grade 1 acne. अच्छा, ऐसा कोई भी नहीं है कि वो हो सकता है? आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए ना मेडिसिन के साथ, तो पील करा लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। सेफ रहेगा? बिल्कुल सेफ बाद है। में कोई 100% सेफ, नो इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। नहीं। एक चीज ये भी है कि पीसीओडी और पीसीओएस, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्किन के? पीसीओडी और पीसीओएस का तो बहुत पेशेंट्स आपने भी देखे होंगे, मैं तो रोज ही देखती हूँ। तो उसमें क्या है कि फेस पे बाल निकल आते हैं, हर्सूटिज्म जिसको हम बोलते हैं, कि फेस पे साइड्स में लाइक अ बियर्ड हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ज्यादा एक्ने भी प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी में मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जो हार्मोन मेल में होना चाहिए था वो फीमेल्स में होता है, बट कम मात्रा में होता है। पीसीओडी में क्या होता है, उसका लेवल ही बढ़ जाता है। जैसे ही वो लेवल बढ़ता है, वो सारी साइकिल्स को एक्टिवेट करके एक्ने बनाने लगता है, हेयर ग्रोथ निकाल देता है लाइक मेन। सो उसके लिए भी हमें अगेन ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है, बट उसके लिए अग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर पीसीओडी का लेवल कम है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हेल्प हो सकती है, जैसे कि एक्सरसाइज, हैविंग गुड डाइट, यू नो, इन सब चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन वी हैव टू गो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट लाइक मेडिसिन्स, लेजर्स, कार्बन लेजर्स, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन पीसीओडी की वजह क्या हो सकती है? पीसीओडी की वजह हार्मोन डिसबैलेंस, इम्बैलेंस, उसकी वजह से होता है। बॉडी में आपके हार्मोन शिफ्ट करे और हो गया पीसीओडी। क्या वो खाना पीना और लाइफस्टाइल भी इसमें एक रोल प्ले? बिल्कुल, खाने पीने का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप रोज जंक फूड खा रहे हैं, ऑयल रिच फूड खा रहे हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खा रहे हैं, तो पीसीओडी होना तो काफी लाजमी है। और इसका ट्रीटमेंट कितने समय तक चलता है? अगर किसी को हो गया, मान लीजिए किसी लड़की को, तो वो उसका ट्रीटमेंट कितने टाइम का, ड्यूरेशन क्या रहता है? सो पीसीओडी का ट्रीटमेंट रेमिशंस के साथ होता है। बेसिकली क्या होता है कि ट्रीटमेंट शुरू किया, 6 महीने में आपको लगा कि हाँ अभी मेरा पीसीओडी सेटल हो गया है। लेकिन पीसीओडी इज लाइक डायबिटीज, खत्म कभी नहीं होता। पीसीओडी लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। अगर एक बार हो गया है तो बीच बीच में खत्म होएगा, बीच बीच में फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होएगा, ऐसे चलता रहेगा। फिर कैसे पता चलेगा कि मतलब
कैसे इसको कि कंट्रोल कैसे हुआ है। आपके फेस पे एक्ने आने शुरू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि फिर से गड़बड़ हो रही है, हार्मोनल एक्ने स्टार्ट हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, देखेंगे, देन दे विल टेल यू कि यू आर अगेन हैविंग अ रिलैप्स ऑफ पीसीओडी। लेकिन पीसीओडी जब ये होता है, और तो खाना पीना क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं कि ये खाइए तो आपको कंट्रोल होगा और ये नहीं होगा? ओके, सो जैसे कि मैंने मेंशन किया, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जैसे कुकीज, ब्रेड्स, बटर, नो, जो भी ये बिस्किट्स, ऑल Baking दीज थिंग्स, products. बेकिंग प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट्स, सो इसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो इसलिए इनको अवॉइड करना है। वीट भी कितना अवॉइड कर सकते हैं तो करना है, मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है। जितना आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे, आपका पीसीओडी कंट्रोल होता चला जाएगा। यू हैव टू हैव फ्रेश वेजीज, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब से कंट्रोल होगा। तो ये हो जाता है उससे? बिल्कुल हो जाता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पीसीओडी कंट्रोल हो जाता है। एक नया शुरू हुआ है कि गोरा होना है और स्किन जो है ना वो कोरियन वाइट चाहिए, ये क्या है, ये थोड़ा समझाइए। और आपके पास कोरियन ऐसे ग्लास, हाँ मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, कोरियन ग्लास स्किन होता है, हाँ। कि लोग आजकल रिक्वेस्ट करते हैं हमें कोरियन ग्लास स्किन चाहिए। इन सच केसेस आई वुड जस्ट से कि कोरियन ग्लास स्किन इज ऑल जेनेटिक्स, कोरियंस की स्किन ही अच्छी है। हाउएवर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे राइस वाटर यूज करते हैं फेस वॉश करने के लिए, राइस वाटर फेशियल यूज करते हैं। नो वंडर इट विल गिव यू गुड हाइड्रेशन। उससे क्या है कि हाइड्रेशन आपका स्किन का बढ़ जाता है, तो आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। बट देयर इज नथिंग कॉल्ड कोरियन ग्लास स्किन इन इंडिया। ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छा हाइड्रेशन है, आप खुद ग्लो करोगे, लेकिन आप कोरियन नहीं बन जाओगे, बिकॉज उनकी स्किन ही डिफरेंट है आपसे। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो बताते हैं कि कोरियंस की तरह अगर आपको स्किन चाहिए तो ये यूज कीजिए, ये रेमेडीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजी टोटली। और वो ये भी बताते हैं ना कि राइस बेस वो बनाइए, मास्क बनाइए, और ये इसको बना के रख लीजिए और इससे लगाते रहिए तो हो जाएगा। राइस बेस्ड मास्क इसलिए बोलते हैं, उसमें कुछ विटामिन रिच होते हैं, विटामिन B6, 7, एंड ऑब्वियसली इट्स वाटर, तो इट्स हाइड्रेटिंग। अगेन स्किन इज मेड अप ऑफ वाटर, वाटर लगाओ, वाटर खाओ, स्किन ग्लो करेगी। तो ये मिथ है एक तरह से? ये मिथ है 100%। तो जब आपके पास आते हैं लोग, तो जब क्या कहते हैं, मतलब आप उनको कैसे समझाती हैं कि ये नहीं मिथ मैं है? उनको समझाती हूँ कि सी वी हैव इंडियन जीन्स, यू हैव गॉट इंडियन जीन्स, वी कांट कन्वर्ट इनटू कोरियंस। देयर जेनेटिक्स इज सच दैट दे हैव ग्लोइंग स्किन, उनकी इनबिल्ट ग्लोइंग स्किन है। और उसके बाद वो थोड़ा बहुत भी अच्छे सीरम्स या हाइड्रेशन अपना अच्छा करते हैं तो दे ग्लो। Okay, so Korean skin they have got from Korea, and Korea has very good skincare products. So they have got this. This is a marketing term to use in different countries. कि you will get skin like Koreans, but that doesn't happen. But ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। If you are having good amount of water, if you are using your serums right, you will sail through. You will have good skin. लेकिन जो लोग रील देख देख के पागल हुए जा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? उनको मैं यही बोलूंगी कि अपने स्किन केयर रूटीन अच्छा करें, अपने सीरम्स आपको किस सीक्वेंस में लगाना है आपको ये पता होना चाहिए। विटामिन सी लगाइए, हाइलुरोनिक एसिड अच्छे से लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सनस्क्रीन जरूर लगाना है, भले ही कुछ मत लगाओ। इन सब चीजों से अच्छा हो जाएगा। एक चीज नई शुरू हुई है, लोग सॉल्ट जो है ना वो अपने हाथ तो पैरों में रब करने लगे हैं स्किन के क्लींजिंग के लिए। ओके, क्या ये डैमेज करता है स्किन को? और आपके पास ऐसे कभी कोई केस आया जो उसने सॉल्ट वाटर में नहाया कि बॉडी क्लींजिंग होती टाइप? या सो वी ऑल नो अबाउट डेड सी। डेड सी एक सी है which is rich in minerals, lots of minerals. So it is considered very 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 good to treat certain skin conditions like psoriasis, eczema, जो chronic eczema का नाम सुना होगा आपने। chronic conditions है ना, ये उस सी में बाथ लेने के बाद ठीक हो जाती है। इसको हम बोलते हैं हीलियोथेरेपी। तो ये डेफिनेटली अच्छा है, बट यूजिंग टेबल सॉल्ट फॉर रबिंग योर फुट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, बिकॉज उससे डिहाइड्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, बॉडी का वाटर उसकी तरफ निकलेगा एंड स्किन खराब हो सकती है। रादर इफ यू टॉक अबाउट सॉल्ट्स, दीज आर स्पेसिफिक सॉल्ट, जैसे एल्यूमिनियम सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं, दे आर यूज एज अ एक्सफोलिएंट। सो ये डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में बॉक्सेस में अवेलेबल होती है, वो यूज करिए रादर देन यूजिंग टेबल सॉल्ट। तो लेकिन जो ये है इसको कितना यूज करना है ये भी तो पता नहीं होता ना, जब ये नहीं पता कि टेबल सॉल्ट और इसके बीच में Exactly. Table salt is sodium. We are talking about aluminium and magnesium. तो they are definitely very very different. और अगर हम ये बात करें कि कैसे यूज करना है, तो हफ्ते में एक बार ही करना है। ऐसा हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएशन जरूर करना है। करना है। हेल्दी स्किन चाहिए, मतलब अच्छी साफ सुथरी स्किन चाहिए। एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को मार्केट में प्रोडक्ट्स तो मिल जाते हैं, यूज नहीं पता होता। जैसे मॉइस्चराइजर का, सनस्क्रीन का बताया आपने,
तो ये जो सोप्स होते हैं इसका भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। हाँ। एंटीसेप्टिक सोप है, ये अलग अलग तरह के मिलते हैं। कौन सा सोप किस बॉडी टेक्सचर के लिए मतलब ठीक है? जैसे ड्राई स्किन के लिए ये सब इतनी सारी टाइप्स हैं, तो कौन सा बेटर रहता है? जैसे एक पॉइंट पे तो बोलते थे कि हम तो लाइफ बॉय यूज करते हैं या हम तो डिटॉल सावलॉन से नहा लेते हैं, विच इज रॉन्ग। If you don't have any bacterial infection, why would you take bath with antiseptic soap? Not required ना। So अभी आपको जो सोप देखना है वो ये देखना है कि उसका pH और आपकी स्किन का pH मैच करना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? इसको बोलते हैं सिंडेट बार। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको देखना पड़ेगा बॉक्स के ऊपर। अगर pH 5.5 लिखा है, that means it is matching with your skin pH. So you can use that product. Otherwise, you can visit your dermatologist. They will guide you what products to be used. These days, I would say soaps are not a good choice. You can go for a body wash. Body washes are considered. सोप अच्छा नहीं है? सोप अच्छा नहीं है। सोप से स्किन बहुत ड्राई होती है एंड डैमेज भी होती है। सो इट्स बेटर टू स्विच टू अ बॉडी वॉश। बॉडी वॉशेस जनरली बहुत मॉइस्चराइजिंग होते हैं। दे आर मिक्सड विद क्रीम ऑल्सो। सो थोड़ा सा बिकॉज देयर इज क्रीम, तो वो ड्राइंग इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, प्लस उसका pH आपकी स्किन से मैच करेगा। सो यू विल हैव एक्सीलेंट रिजल्ट्स। Your body will be moisturized all the time. फिर कॉस्ट की बात आएगी, लोग फिर उसमें कॉस्ट देखेंगे। Again, they are variable. Cost is variable. आपका सोप की प्राइस में आजकल बॉडी वॉश भी आने लग गया है। It is nothing. It is a liquid form of soap mixed with some moisturizers. तो जब आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आप उनको ये रेकमेंड करती हैं या सोप I recommend definitely a body wash. अब तो मैंने बहुत सारे मेडिकेटेड सोप देखे हैं, वो अलग अलग उसके रील्स भी चलती हैं। कितना सही होता है उसका यूज, बिना अगर जाने करें तो? अगेन बॉडी का स्किन आपका डैमेज होएगा, ड्राई होएगा, pH खराब होगा स्किन का, यू आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस, योर स्किन विल बी मोर प्रोन फॉर ड्राइनेस। सो आई तो डोंट रेकमेंड यूजिंग सोप्स। और शैम्पूज? Shampoos, yes, shampoos you should do every alternate day. You must do a shampoo. There are again different kinds of shampoos in the market, voluminizing shampoo, this shampoo, that shampoo. Again, get yourself checked, get your hair checked by the doctor. Let them tell you which shampoo to use. Anti hair loss shampoo अलग है, sulfate free shampoo अलग है, colored hair का shampoo अलग है. Better to consult and then use. हाँ, उससे पहले यूज करने पे नुकसान कितना होता है? नुकसान होता है, हेयर ब्रिटल हो जाते हैं, ड्राई, शाफ्ट ब्रेकेज, हेयर फॉल, सभी कुछ होता है। एक बात बताइए, जैसे ये कुछ चीजें तो हैं जो डॉक्टर ठीक कर सकता है। जैसे किसी की बॉडी में अगर उसे उसकी नाक जो है वो ठीक नहीं लगती, कि अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है कि ये लिप्स जो है वो थोड़े मोटे हैं, तो ये लोग चेंजेस कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। तो ये जो सर्जरी होती है, इसको आप लोग किस तरह देखते हैं? कितना मतलब ये सही जाता है, जैसा सोचा है वैसा ही होता है? बिल्कुल हो जाता है, सर्जरी अच्छे से हो जाती है। जब पेशेंट्स आते हैं तो पहले हम उन्हें इवैल्यूएट करते हैं, उनका माइंडसेट समझते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम पेशेंट्स हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ बिकमिंग ऐश्वर्या राय, वो नहीं हो सकता। अच्छा, दे वांट टू बिकम लाइक अ सेलिब्रिटी, वो नहीं हो सकता। सो यू हैव टू सेट देयर एक्सपेक्टेशंस राइट। यू हैव टू टेल देम कि ओके, यू आर दिस, यू विल बी दिस, you will not become a celebrity after we do your surgery. First thing is that. Another thing is any correction can be done these days. Any possible correction you want on your face, that will be done. So अगर किसी को deviated nasal septum है, नाक टेढ़ी है हल्की सी, and they want कि सीधी हो जाए, ऊंची हो जाए, it is possible by a procedure called rhinoplasty, can be done. इसके बाद लिप्स मोटे तो नहीं, लिप्स पतले के साथ लोग आते हैं कि लिप्स मोटे चाहिए। तो in that case we go for lip fillers. So hyaluronic acid fillers होते हैं जो स्किन के अंदर ऑलरेडी हमारी होता है hyaluronic, उसी को बाहर से इंजेक्ट करके लिप्स मोटे कर सकते हैं हम। But yes, this procedure is temporary. Like after 1 year you might need another session of lip filler. यानी फिर से आना पड़ेगा? या फिर से आना पड़ेगा। It's temporary. और क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब जिसको जैसे आंखों के पास में गड्ढे हैं या ऊपर कोई चोट है, ये भी जा सकती है सर्जरी से? ये भी जा सकती है। स्कार रिविजन बोलते हैं इसको हम। देखिए, कोई भी स्कार 100% तो नहीं जाता, बट वी ट्राई कि 70% तक हम उसे ठीक कर दें। सो इट कैन बी डन ईदर बाय सर्जरी और इट कैन बी डन बाय लेजर थेरेपी। दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्कार। सम पेशेंट्स कम बर्न स्कार लेके, तो बर्न स्कार के लिए हम जो भी कर सकते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, जो भी कर सकते हैं हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। साइज ऑफ स्कार पे सब कुछ डिपेंड करता है कितना है। फिल्म आई थी, आपको याद होगी, खून भरी मांग, जिसमें रेखा के पूरे साइज शायद पूरा चेहरा ही जो है ट्रांसफॉर्म हो गया था, एक पूरा अलग चेहरा हो गया था। तो लोगों के दिमाग में ये है कि इसे प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, ऐसे से ऐसा हो सकता है। इन दैट केस प्लास्टिक सर्जरी हैज टू बी डन, यस। लेकिन ऐसा होता है?
100% गायब नहीं होता, बट बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम रिपेयर हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। अब बोटॉक्स क्या यही इसी का पार्ट होता है? नहीं, बोटॉक्स इज सेपरेट। बोटॉक्स यूज करते हैं जब आपके फेस पे रिंकल्स हों, जैसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एज, एज पे तो रिंकल्स आते ही हैं, बट समटाइम्स आजकल यंग एज में भी यू वांट कि हाँ आईज के पास फोल्ड आ रहे हैं, व्हेन यू स्माइल यू गेट दीज लाइंस, ओके, सो ये लाइंस भी नहीं चाहिए। व्हेन यू फ्राउन, व्हेन यू गेट एंग्री, गुस्सा करते हो आप तो यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, या यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, माथे पे बल पड़ते हैं, ये सारी लाइंस हम बिटा सकते हैं बाय यूजिंग बोटॉक्स। इट्स अ टॉक्सिन, एक तरह का पॉइजन है ये, बाय अ बैक्टीरिया। सो ये बॉटल में स्टोर्ड आता है, इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूट करके पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं, मसल को पैरालाइज करते हैं उस जगह की, एंड आप रिंकल फ्री हो जाते हो उसके बाद। और इसका इफेक्ट कितने दिन तक रहता है? इसका इफेक्ट समवेयर अराउंड 7 months तक रहता है, उसके बाद यू हैव टू रिपीट। ऑल दीज थिंग्स आर टू बी रिपीटेड। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है इसका? लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आज सच कुछ नहीं है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, बट येस पेशेंट्स हु गो फॉर बोटॉक्स उनको एक लत लग जाती है बार बार कराने की, बिकॉज दे वांट टू लुक गुड, यंग, एवरीवन वांट्स टू लुक यंग एंड ग्लोइंग एंड गुड, सो दे वांट टू गेट इट डन। और इसको कराने के लिए अगर प्राइस की बात करें, फिर कॉस्ट तो पता करनी पड़ती है, बिल्कुल। फिर क्या कॉस्ट होती है? सो समवेयर बिटवीन 350 rupees to 500 rupees पर यूनिट ऑफ बोटॉक्स। एंड अगर मैं अपर कॉम्प्लेक्स अपर फेस की बात करूं तो पेशेंट्स नीड अराउंड 50 units। सो 50 units का यू कैन मल्टीप्लाई बाय 350 or 500, whatever, every doctor has a different cost, everyone uses a different brand, so obviously there are qualities also, so if using the best brand then it is 500 rupees per unit. If you are using little less, somebody with a lesser budget can go for a cheaper brand. बट इससे नुकसान नहीं होगा? No major बट आदत पड़ जाती है लोगों को, बस आदत पड़ जाती है, इट इज एडिक्टिव। दिखना है। यस। पिगमेंटेशन के कितने केसेस आते हैं आपके पास? पिगमेंटेशन के तो रोज केसेस आते हैं, मतलब पिगमेंटेशन को फीमेल्स में मिलाज्मा बोलते हैं, जो मेन मेजर आता है, या सनबर्न की वजह से जो भी पिगमेंटेशन आता है PIH बोलते हैं। सो इन दैट केस अगेन हम मेडिसिन से भी ट्राई करते हैं, केमिकल पीलिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं पिगमेंटेशन के लिए, जैसे एक्ने के लिए करते थे। सो इसके लिए डिफरेंट एसिड होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, उससे पील करते हैं, या फिर हम लेजर करते हैं। एंडियाग लेजर इज अ वेरी गुड मेथड टू गेट रिड ऑफ द पिगमेंट। और पिगमेंटेशन में ये कौन सी एज में स्टार्ट हो सकता है या आ जाता है, आप देखती हैं अब आपके? सो मेनली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है ना फीमेल्स की, मतलब इट इज टिपिकल कि आप प्रेग्नेंट हुए, प्रेगनेंसी के आपने 4 months निकाले, 4 months के बाद आपको छोटे छोटे स्पेक्स दिखने शुरू हो गए फेस पे। अच्छा, ये होता है बिकॉज अगेन प्रेगनेंसी में हार्मोन शिफ्ट होता है, सो इट हैपेंस ड्यू टू सन एक्सपोजर, हार्मोन्स, किसी ने कभी गर्भ निरोधक गोलियां खाई हो, उससे भी बहुत कॉमन है कि पिगमेंटेशन आएगा आपको आगे जाके। सो इट स्टार्ट्स टिपिकली एट द एज ऑफ 35 जो हम मानते हैं, एंड फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो इसी तरह से प्रेगनेंसी के बाद पिगमेंटेशन फुल ब्लोन आ जाता है, एंड देन यू गो फॉर ट्रीटमेंट। तो सनबर्न और पिगमेंटेशन के केसेस आप अगर ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखें तो कहाँ पे सबसे ज्यादा आपको दिखते हैं कि यहाँ से? ओके, सो सबसे ज्यादा केसेस सनबर्न के तो बीची एरियाज पे ही मिलेंगे। गोवा हो गया, यू नो हमारे मेजर बीचेस, पौंडीचेरी, धूप और नमकीन पानी दोनों है। बिल्कुल, वहाँ पे ज्यादा कॉमन है। वहाँ पे पिगमेंटेशन और सनबर्न दोनों होता है? नहीं, दोनों होता है, सनबर्न दोनों होता है, बिकॉज सनबर्न अगेन नॉर्थ इंडिया से लोग घूमने गए साउथ इंडिया टू अ बीच, दे फॉरगॉट टू अप्लाई द सनस्क्रीन, सनबर्न हो गया, दे कम बैक विद द सनबर्न। सो यही होता है, टिपिकली ऐसे ही होता है। और इससे जो टैनिंग होती है, इसको और इसको दोनों को एक साथ ट्रीट करने में कितना टाइम लग जाता है? टैनिंग ट्रीट करने में समवेयर अराउंड 3 months। टैनिंग इतना समय ले सकती है? तो वो तो सोशल मीडिया में जो रील्स आती है उसमें दिखाते हैं कि ये साबुन, ये क्रीम लगाइए और टैनिंग गायब, ब्लीच लगा के भी टैनिंग गायब कर देते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, ब्यूटी पार्लर्स में अगर आप जाएं, पार्लर्स में जाएं तो वहाँ पे लिखा होता है कि टैन रिमूवल प्लस ये और आपका कर देंगे। क्या वो होता है? मतलब सी डिपेंड्स अपॉन कि कितनी टैनिंग है। हो सकता है टैनिंग बहुत कम हुई हो सकता है बहुत ब्रीफ सन एक्सपोजर था जिससे छोटी सी टैनिंग आई है, तो पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन यूजुअली अगर डिलेड टैनिंग हुई है इट विल टेक टाइम। उससे नहीं हो सकता जो पार्लर में जाके लोग करा लेते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। और घर पे जो ब्लीच लगा इट इज अ मेंटल सेटिस्फैक्शन कि मैंने पार्लर में आज कुछ कराया है, सो मैं आज अच्छी लग रही हूँ या मेरी टैनिंग जा चुकी है। और जो लोग घर में ब्लीच कर रहे हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो सब होता है, तो दोनों लोग जो कर रहे हैं वो कितना देर बाद उसका इम्पैक्ट आता है? जो ब्लीच अगर यूज करो कितना उसके स्किन के लिए अच्छा है? ब्लीच, केमिकल ब्लीच इज वेरी बैड फॉर स्किन, बिकॉज अगेन इतने हार्श केमिकल्स उसमें होते हैं जो पिगमेंट को कट करते हैं, कलर को काट के निकालते हैं ना स्किन से,
So it is very, very, very harmful. I'm not saying कि never use it, but be wise in using chemical bleaches like once in 3 months. You know, साल में 4 बार ही यूज करो, इससे ज्यादा बिल्कुल यूज मत करो. बिकॉज आपकी स्किन को आप रोज रोज डैमेज करोगे तो फिर उसका कुछ वो बचेगा नहीं ना, मतलब डैमेज हो, पतली हो जाएगी. इफेक्ट कितनी देर में आता होगा? ब्लीच का इफेक्ट इमीडिएटली आ जाता है, तो आफ्टर ब्लीचिंग आ ही जाता है. ब्लीच इज नॉट टू ब्लीच योर स्किन, ब्लीच इज बेसिकली टू ब्लीच द कलर ऑफ योर हेयर ऑन द फेस. हाँ, सो जब आप उसे चेहरे पे लगाते हो तो वो जो ब्लैक कलर का हेयर दिख रहा है वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है. तो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है आपका फेस भी साफ हुआ है, विच इज नॉट ट्रू. तो स्किन केयर के लिए मतलब अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़के भी होते हैं जो स्किन केयर ध्यान देना चाहते हैं उस पे, तो क्या करना चाहिए लड़कों के लिए? एक रूटीन अगर आप बताएं तो क्या, दोनों के लिए बताइए. लड़के अभी तक जो भी पेशेंट्स मैं देखती हूँ ना, दे आर वेरी लेड बैक. हम ये यूज नहीं, हम इतना नहीं कर पाएंगे, हमें काम पे जाना है या जो भी. अगर मिनिमल रूटीन भी फॉलो करना चाहते हैं ना, तो एक अच्छा फेस वॉश जो अगेन स्किन टाइप पे डिपेंड करेगा कि उनकी ऑयली है या ड्राई है, वो यूज करना है. साथ में एक मॉइस्चराइजर यूज करना है जरूर, जो लड़के कभी नहीं करते. दे डोंट वांट टू अप्लाई क्रीम्स. ठीक है. एंड थर्ड इज द सनस्क्रीन. आप कुछ मत करो, आप एटलीस्ट सनस्क्रीन तो लगा लो. आपकी स्किन 50 SPF सनस्क्रीन लगा लो दिन में 3 बार 2 आवर्सली, आपकी स्किन हो जाएगी अच्छी. और लड़कियों के लिए क्या रूटीन होना चाहिए आपके हिसाब से? लड़कियों के लिए आई फील देयर हैज टू बी अ 6 स्टेप रूटीन, जिसको हम CTM बोलते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग. सो यू वॉश योर फेस, दैट्स कॉल्ड क्लेंजिंग. Then you apply the toner to your face, then you apply vitamin C to your face, then you apply the hyaluronic, then moisturizer, then sunscreen. This should be your morning routine. अगर हम evening की बात करें, if you are into that segment of anti-aging, I'm talking about females who are more than 28 years of age. अच्छा, okay? 28 से ऊपर वाले लोगों के लिए anti-aging routine ऐड होएगा. तो उसमें रात में again face wash, then you apply hyaluronic, then moisturizer, then sunscreen is not required at night. Then you go for retinol. So you start applying retinol, which will again help in collagen remodeling, you know, giving you better textured skin. कोलेजन के बारे में हम सुन रहे हैं, ये क्या चीज है? So collagen एक नेचुरल कंपोनेंट है स्किन का. आपका जो ये अपर पार्ट देख रहे हो, इसके नीचे आप समझ लीजिए कोलेजन भरे हुए हैं, कोलेजन फाइबर्स इंटरलिंक्ड है विद हाइलुरोनिक. सो जितना कोलेजन टाइट होगा और जितना टॉट होगा, उतने यंग आप दिखेंगे. जैसे कि बात होती है शुगरी प्रोडक्ट्स की, ज्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए, स्किन खराब हो जाएगी. तो शुगर खाने से क्या होता है, कोलेजन ब्रेक डाउन होता है. तो जैसे जैसे वो टूटता जाएगा, स्किन भी लटकती जाएगी, सैगिंग होनी शुरू हो जाएगी. सो कोलेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कैसे मिलेगा? मतलब जैसे खाने के थ्रू आता है, सब्जियों में होता है तो नहीं होगा ये? नहीं. तो कैसे मिलेगा? सो कोलेजन रिच फूड तो एज सच मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट येस देयर आर सप्लीमेंट्स नाउअडेज अवेलेबल, जैसे कि पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल्स फॉर्म में देयर इज कोलेजन अवेलेबल इन द मार्केट. यू कैन, वो उनके लिए भी है. किन के लिए? जो शाकाहारी है. बिल्कुल. वीगन पाउडर इज आल्सो अवेलेबल, वी कैन यूज. बट अगेन, जितना भी चीजें हम ओरली लेते हैं, उन सब की बायो अवेलेबिलिटी नाम की एक चीज होती है कि वो 50% ही अवेलेबल होती है टू बी अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड. फाइनली सारे न्यूट्रिएंट ब्लड में ही अब्सॉर्ब होते हैं. तो अगर वो 50% तो खाई, मतलब 100% आपने खाई, 50% ही मिली, तो इट्स बेटर यू गो फॉर अ स्किन प्रोसीजर लाइक माइक्रो नीडलिंग, लाइक लेजर थेरेपी. ये सारे कोलेजन को टारगेट करके उनको स्टिमुलेट करते हैं और कोलेजन फाइबर मल्टीप्लाई करने शुरू हो जाते हैं अंदर, एंड दे मेक मोर बॉन्ड्स. यू कैन गो फॉर स्किन इंजेक्शंस, मैंने हाइलुरोनिक इंजेक्शन कराते हैं लोग, लेकिन क्या होता है? अगर आप एक लेमैन को समझाएं कि स्किन इंजेक्शन क्या होता है, कैसे उसको ब्राइटनिंग के लिए यूज करते हैं या किस तरह से उसका यूज होता है? There are different types of injections. First of all, injection can be glutathione, जिसके लिए हमने पहले बात करी थी. Injection can be of hyaluronic acid. Hyaluronic acid वही स्किन बूस्टर्स बोलते हैं हम उन्हें. तो उनको हम मल्टीपल फेस पे इंजेक्शन देते हैं, छोटा छोटा हाइलुरोनिक एसिड डिपॉजिट कर देते हैं स्किन के अंदर, जो कि मैंने बताया नेचुरली भी होता है हमारी स्किन में, लेकिन वो लूज होने लगता है. मतलब एक एज के बाद वो अपने आप ही जाने लगता है स्किन से. सो यू हैव टू सप्लीमेंट इट फ्रॉम आउटसाइड by giving injections, by serums, by creams, whatever. Then third is the filler. Again, these are high molecular weight hyaluronic acid. कहीं पर आपको लग रहा है आंखों के नीचे गड्ढे हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज लटक रही है और टाइट चाहिए, यू नो, लिफ्टेड फेस चाहिए, जैसे लिक्विड लिफ्ट भी कहते हैं फेस को. सो आप स्किन फिलर इंजेक्शंस करा सकते हैं. सो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजेक्शंस. ये स्किन रिजुविनेशन के लिए आप अलग अलग इंडिकेशंस में यूज कर सकते हैं. इसकी कॉस्ट क्योंकि पता तो करना पड़ेगा ना फिर मुझे.
सो कॉस्ट अगर फिलर की मैं बात करूँ तो 1 ml फिलर विल कॉस्ट यू अराउंड 25,000 to 35,000. अगेन डिपेंड्स अपॉन व्हाट ब्रांड वी आर यूजिंग. स्किन बूस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इट विल समवेयर कॉस्ट यू अराउंड 5,000 to 25,000. बहुत लंबी विंडो है, बट अगेन डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड्स विच यू आर यूजिंग. ग्लूटाथियोन मैंने आपको बताया था अराउंड 10,000 कॉस्ट रहती है इंजेक्शन. आजकल आपने देखा होगा कि लोग आइस थेरेपी करते हैं, वो Yes, पानी जो है yes. उसमें आप बर्फ डालते हैं और मुंह डाल देते हैं. हाँ. क्या वो हेल्प करता है सचमुच? एब्सोल्युटली बहुत हेल्प करता है. सो बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इसको एंडोर्स करते हैं कि हम आइस फेशियल करते हैं. सो यू हैव टू फिल द वाटर, बट यू हैव टू नो योर हिस्ट्री. आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए. एट एनी एज आप एकदम ठंडे ठंडे पानी में मुंह डाल दो तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी स्टार्ट हो सकते हैं. एक कंडीशन होती है बेल्स पाल्सी, उसमें फेस आपका टेढ़ा भी हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है. ठीक है. एकदम से कोल्ड टेम्परेचर आपने फेस पे लिया, दिस कैन ऑल्सो हैपन इन एट अ सर्टन एज. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट पर्सन हु इज मोर देन 60 years कैन इमीडिएटली लैंड अप इनटू पैरालिसिस. 60 साल के ऊपर सो यू हैव टू, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बट यू हैव टू नो योर हिस्ट्री. आप डायबिटिक हो, आप हार्ट पेशेंट हो, आप हाइपरटेंसिव हो, तो ये सारी चीजें बेटर है कि एक बार डॉक्टर को बता दें या कंसल्ट कर लें, और वो अगर आपको रेकमेंड करें तो ही करें. बाकी फॉर यंग एज देयर इज नो प्रॉब्लम. यू कैन टेक अ बिग साइज बोल, वाइड माउथ बोल, फिल आइस वॉल वाटर इन इट एंड अपना फेस उसमें डिप करें, 30 सेकेंड्स के लिए डिप करें, एंड देन आपको ऐसा लगेगा कि स्किन लिफ्ट हुई है थोड़ी सी. और उसका इफेक्ट कितनी देर तक रहेगा? वेरी टेम्पररी. इट विल लास्ट ऑन प्रॉब्ली, अगर आप कहीं जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, उतनी देर 2-3 घंटे हार्डली, इससे ज्यादा नहीं रुकेगा. और उसको कितनी बार कर सकते हैं? रोज कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर किसी को, जैसे आपने कहा ना प्रॉब्लम है, अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है और वही करने लगे तो एग्जैक्टली हेडेक हो सकता है, साइनोसाइटिस बढ़ सकता है. सो ये सारी चीजें भी एसोसिएटेड है साथ में. तो ये तो हो गया. क्योंकि सोशल मीडिया पे आप रील देखिए ना तो सब जगह दिखाते हैं कि ये कर लो और बस हो जाएगा. कहीं तक तो कहते हैं कि आइस रब कीजिए चेहरे पे. वो आइस रब कर सकते हैं, वही आइस फेशियल ही एक तरह से. आपने फेस डिप किया या आइस डायरेक्टली फेस पे लगा लिया, सूदिंग इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है. इट्स अ गुड मेथड, बट अगेन मेडिकल हिस्ट्री अगर कुछ भी है तो बिना डिस्कशन के नहीं करना है. ये जो होम रेमेडीज होती हैं ये कितना हेल्प करती हैं? क्योंकि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दादी नानी तो बताते चले आए कि बेसन, गुलाब जल और ये सब होता है, और ये सब कितना सचमुच स्किन पे असर करते हैं? So home remedies are very very effective. I will not say they are not, but again you have to know your skin type. अब अगर बेसन आपने ड्राई स्किन पे यूज किया तो आपकी स्किन और ड्राई हो जाएगी. या मुल्तानी मिट्टी का नाम सुना होगा आपने. बिल्कुल. मुल्तानी मिट्टी भी अगर ड्राई स्किन पे लगाया, अगेन इट विल गो ड्राई. They say that it moisturize the skin, but it does not. I have seen so many patients मुल्तानी मिट्टी लगा कर आते हैं, स्किन निकल रही होती है उनकी जगह जगह से, बहुत खराब स्किन लेकर आते हैं. देन अगर बेसन यूज करना ही है, देन स्किन हैज टू बी ऑयली, ताकि हम ऑयल को कम कर सकें. बेसन का काम होता है एब्जॉर्ब कर लेना ऑयल को. अच्छा, एब्जॉर्ब करके बिल्कुल सूखा होता है ना, सो वहां आप यूज करोगे तो आपको कुछ इफेक्ट दिखेगा. फॉर ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, इट्स बेटर कि आप दही लगाओ, दही में शहद डाल के लगाओ. अगेन एक और बहुत कॉमन मिथ है, लोग नींबू का रस निचोड़ के फेस पे लगाते हैं थिंकिंग कि हमारी स्किन फेयर हो जाएगी. सो नींबू लगाने से नहीं, नींबू खाने से स्किन फेयर होती है. नींबू पानी पी लीजिए, नींबू दाल में डाल लीजिए, मतलब नींबू को लगाना नहीं है, खाना है. और वो जो दूध, कच्चा दूध या मलाई या शहद लेके अपने चेहरे पे रगड़ते हैं, कच्चा दूध इज वेरी इफेक्टिव. अगर आपने क्लियोपैट्रा का नाम सुना हो, वेरी फेमस क्वीन हु वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, शी यूज्ड टू टेक बाथ विद रॉ मिल्क. सो कच्चा दूध में लैक्टिक एसिड होता है. अगेन जो मैं केमिकल पीलिंग की बात कर रही थी, लैक्टिक एसिड पील भी होती है. बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल पील्स होती हैं. सो अगर आप कच्चा दूध लगा के एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक छोड़ रहे हैं अपनी स्किन पे, तो वो लैक्टिक एसिड रिलीज करती है, विच हेल्प्स एज अ जेंटल एक्सफोलिएंट ऑफ द स्किन. सो जेंटली आपकी अपर लेयर ऑफ द स्किन हमेशा हटती रहेगी और उसमें नई स्किन आती रहेगी, तो आपकी स्किन यूथफुल और फेयर और मेंटेन ग्लोइंग सी दिखती रहेगी. और हनी से क्या होगा फिर? हनी इज फॉर हाइड्रेशन. अगेन हनी से भी बहुत अच्छा हाइड्रेशन स्किन का होता है. तो यू कैन मिक्स बनाना विद हनी एंड यू कैन अप्लाई एज अ फेस पैक. 10 मिनट्स लगा के यू कैन वॉश इट ऑफ. और उससे क्या चमक, हाइड्रेशन अच्छा हो जाएगा, स्किन का हाइड्रेशन अच्छा. लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं है कि खाने से भी तो असर हो सकता है. खाने से ज्यादा इफेक्ट होता है. एग्जैक्टली खाना चाहिए, इन चीजों को खाना चाहिए, खाने से भी अच्छा इफेक्ट आएगा. लगाने का मतलब तो ये कि आप कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पार्टी में जाना चाहते हैं, तो आपने लगाया तो एकदम से एक रिजुविनेटेड लुक आ गया आपका. बट अगर आप डेली में इसको खा रहे हैं तो वो लुक हमेशा ही बरकरार रहेगा. अब अगर आखिरी में मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी को एक अच्छी हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहिए
कोरियन स्टाइल आइस कोई स्क्रीन तो होती नहीं है, तो किसी को चाहिए तो क्या करना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, क्या खाना होना चाहिए और किस तरह की लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए? So first thing in the morning should be the exercise. Starting with the exercise. अच्छा rigorous exercise होना चाहिए. Head bend down exercises करनी चाहिए जिसमें कि blood flow face की तरफ बढ़े. अच्छा, इन सब नीचे की तरफ जितना जाए उतना शीर्षासन जिसे कहते हैं, या तो शीर्षासन करें या फिर अच्छा वर्कआउट करें, इंटेंस वर्कआउट करें फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स एवरी डे टू हैव ग्लोइंग स्किन. देन एम्प्टी स्टमक कम से कम 3 ग्लास ऑफ वाटर यू हैव टू टेक विद चिया सीड्स. ओवरनाइट सोक कर लें चिया सीड्स को पानी में, एंड देन आपको पानी सुबह 3 ग्लास कम से कम पानी पीना है. पानी पीने के बाद आपका स्किन केयर रूटीन स्टार्ट होगा जिसमें कि फेस वॉश आएगा, टोनर अप्लाई कर सकते हैं. टोनर यू कैन यूज एज गुलाब जल. अगेन सबके घर पे होता है, केमिकल प्रोडक्ट की हाँ जरूरत नहीं है, आप गुलाब जल यूज कर सकते हैं. उसके बाद घर का ही अगर यूज करना है तो यू कैन यूज ग्लिसरीन. ग्लिसरीन इज ऑल्सो वेरी गुड कॉम्पोनेंट अगर घर का यूज करना चाहते हैं. अदरवाइज यू कैन स्टार्ट विद विटामिन सी एप्लीकेशन. विटामिन सी अगेन ऑयली एक्ने वालों को नहीं लगाना है बिकॉज उनके एक्ने और बढ़ सकते हैं, बट अगर ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है देन यू कैन अप्लाई विटामिन सी. Then you can apply hyaluronic acid, which I said is a natural component. तो वो भी बाहर से अपने आप को infuse करें उससे. Then moisturizer, then sunscreen. So this should be the routine, morning वाला. And then evening वाला, again face wash, hyaluronic, moisturizer, and then retinol. ये एक proper routine होना चाहिए. दोनों के लिए. हाँ, और proper sleep भी होना चाहिए. Sleep is also very important. अगर sleep proper नहीं है तो skin कभी अच्छी नहीं हो सकती. और जो लोग जंक फूड खाते हैं उनका, जो जंक फूड खाते हैं उनको जंक फूड छोड़ना पड़ेगा. लिमिट करना पड़ेगा. वंस इन फोर्टनाइट इज ओके. हर 15 दिन पे अगर आप एक बार खाते हैं तो इतना कुछ, क्योंकि गट हेल्थ साइड इफेक्ट नहीं होगा, चेहरे पे असर आता ही होगा. बिल्कुल, गट हेल्थ हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद स्किन. और गट हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो लोग कुछ लेते हैं एक्स्ट्रा, हाँ. तो वो क्या हेल्प करता है स्किन केयर? बिल्कुल, प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं. जैसे प्रोबायोटिक दही आता है आजकल मार्केट में, आप रोज कंज्यूम करिए. गट अच्छी रहेगी, स्किन भी अच्छी रहेगी. एक आखिरी में ये है कि खाने में क्या खाना चाहिए हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए? खाने में आपको सप्लीमेंट्स लाइक विटामिन सी, जैसे नींबू की बात करते हैं तो नींबू दाल में निचोड़ो, पानी में निचोड़ो, नींबू पानी पियो विदाउट शुगर. शुगर का कम से कम सेवन करें, जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें. ठीक है. जितने भी हमारे नट्स होते हैं, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, है ना, क्रैनबेरीज, आमंड्स, वॉलनट्स, काजू, ये सारी चीजें अगर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा रोज, एक एक दो दो ही सही खाएंगे तो स्किन हेल्थ अगेन एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट है, अच्छी हो जाएगी. जिंक एज अ सप्लीमेंट बहुत अच्छा है स्किन के लिए. जिनको भी एक्ने है दे कैन स्टार्ट विद जिंक सप्लीमेंट. अगर दवाई नहीं लेना चाहते, कुछ लोगों की मिथ ये भी होती है ना, हम दवाई नहीं खाएंगे. तो अगर दवाई नहीं खाएंगे तो जिंक डाइट रिच ले लें इन एक्ने प्रोन स्किन, तो यू विल सी सम गुड इफेक्ट. तो जिंक किस में होगा डाइट में? मेज होता है ना, हाँ, भुट्टा, कॉर्न, वो ले सकते हैं, उसमें अच्छा मात्रा होती है जिंक की. यू कैन टेक दैट. और लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन के रिच डाइट, यू नो, घिया, तोरी, ऑल दीज थिंग्स, दे आर वेरी गुड फॉर स्किन. एक आखिरी ये वाला इसलिए पूछ रहा हूँ, गर्मियां हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? गर्मियां हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक ही टिप मैं देना चाहती हूँ, सनस्क्रीन लगाना है. जितनी गर्मी है उतना सनस्क्रीन लगाना है, बिकॉज सनस्क्रीन ही है जो धूप से बचाएगी. ये एक ही टिप मेरी है फॉर समर स्किन केयर. जो भी कर रहे हैं करिए, बट सनस्क्रीन जरूर लगाइए. थैंक यू डॉक्टर, आपने अपना समय दिया. तो ये थे डॉक्टर चांदनी जैन गुप्ता जिन्होंने बताया कि आपको अगर हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहिए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और खासकर अपनी स्किन के बारे में पता करें कि किस टाइप की स्किन है और उससे क्या ज़रूरत है, उसी तरह का प्रोडक्ट लें, वो भी देख कर लें, हो सके तो डॉक्टर से कंसल्ट करें.